सभी को सादर नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं यूरोप के अफवाह तंत्र के बारे में। मैं डॉक्टर एन के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। प्यारे विद्यार्थियों, यूरोप के ही टॉपिक्स की अपन चर्चा कर रहे हैं और उन टॉपिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोप की नदियाँ या यूरोप का अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। यूरोप का जो अफवाह तंत्र है उसमें अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है और नदियों के प्रवाह का क्रम किस ओर रहता है, यानी कौन सी नदियाँ हैं जो किस ओर जाके समुद्र में गिरती है। यूरोप का नाम आते ही हमारे सामने कुछ नदियाँ ऐसी है जो कि प्रमुख रूप से सामने आती है और उन प्रमुख नदियों में सबसे प्रमुख नदी है राइन नदी। राइन नदी जिसके कारण यूरोप जाना जाता है, यूरोप की अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है ये नदी। और जब कभी भी हम किसी उद्योगों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो राइन नदी का नाम हमारे सामने आता है। ये राइन नदी का नाम। दूसरी प्रमुख नदी है यूरोप में डैन्यूब नदी। डैन्यूब का भी यूरोप के विकास में बहुत ही अहम योगदान रहा है और डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी है। नेक्स्ट जो नदियों में बात करें हम तो वोल्गा, ओडर इत्यादि दूसरी नदियों का नाम भी, निपर का भी नाम आते हैं, जो कि अपन सभी क्रम से एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर डैन्यूब नदी की। डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जो कि जर्मनी के ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत के पूर्वी ढालों से निकलती है। और ये नदी, अपन इसको डायग्राम में बात करें तो डैन्यूब नदी है। ये डैन्यूब नदी आपके इधर मध्य भाग में जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, मैंने आपको जब दरार घाटी की बात की थी तब ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बताया था कि दरार घाटी के एक और दरार घाटी है, उससे कुछ भूमि भूगर्भिक हलचलों के कारण ऊपर उठ गई है, तो उससे पर्वत बन गए हैं। उन पर्वतों को, उस पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, इस पर्वत के पूर्वी ढाल से ये नदी निकलती है। यदि अपन इस तरह की बात करें कि यह है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो इसका ये ढाल कौन सा हो गया? पूर्वी ढाल। इस पूर्वी ढाल से ये नदी निकलती है और निकल के और ये भूमध्य सागर में जाके ये नदी गिर जाती है। और इस नदी की सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है तीसा नदी। दूसरी प्रमुख नदी है जो यूरोप की है वो है राइन नदी। राइन नदी आप सभी जानते हो, ये राइन नदी है। और दूसरी प्रमुख नदी है, यह स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित कॉन्टिन्स झील से निकलती है। ये स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड का तो आपने सभी ने नाम सुन रखा है। स्विट्ज़रलैंड की घाटियाँ बहुत ही फेमस है। उस स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी की सीमा पर स्थित है कॉन्टिन्स झील। इस कॉन्टिन्स झील, ये वापस अपन बात करें तो ये यहाँ पर है कॉन्टिन्स झील। थोड़ा सा इसमें आपको करें, ये कॉन्टिन्स झील यहाँ पर है। इस कॉन्टिन्स झील से ये नदी निकलती है और 1350 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी यहाँ पर एक सागर है जिसमें गिर जाती है, जिसका नाम है उत्तरी सागर, जिसको आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इंग्लिश चैनल के कारण भी ये प्रसिद्ध है सागर। तो इस सागर में ये जाके नदी गिर जाती है। इस नदी पर बहुत ही फेमस नगर भी स्थित हैं, जैसे स्ट्रेसबर्ग, मानदीज द्वीप, मेंच इत्यादि व्यापारिक नगर हैं। और ये जो नदी है ये भी डैन्यूब नदी की भांति ही एक रिफ्ट घाटी में बहती है। रिफ्ट घाटी आप सभी ने पढ़ रखी है। रिफ्ट घाटी ऐसी घाटी होती है जिसमें दो और दरारें बन जाए और बीच का भाग नीचे धंस जाए तो उसमें नदी बहने लग जाती है। उस तरह रिफ्ट घाटी में बनी हुई ये नदी है। और ये जो नदी है, इस नदी का क्षेत्र है वो कोयले का क्षेत्र भी प्रमुख है। यहाँ इस नदी के जो आसपास का एरिया है या इसका जो कवरिंग एरिया है, इस कवरिंग एरिया में कोयले का क्षेत्र भी बहुत बड़ा पड़ता है। कोयले का उत्पादन भी बहुत होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो राइन की सहायक नदियाँ हैं लाइन, मैन, नेकर इत्यादि नदियाँ। नेक्स्ट अपन प्रमुख नदियों में बात करें तो नेक्स्ट नदी है वोल्गा। ये है
वोल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है, इसी नामकरण इसका नाम है वोल्गा। तो ये जो वोल्गा नदी है ये वोल्दाई की पहाड़ियाँ हैं, उन वोल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और ये आपकी वोल्गा नदी है जो कि वोल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर और आगे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और फिर ये नदी जाकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कैस्पियन सागर में बहुत कम नदियाँ गिरती है, इस कारण हमें इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वोल्गा नदी किस सागर में जाके गिरती है? कैस्पियन सागर में। अब इनकी बात करें हम कि कौन सी नदियाँ किस की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी नदियाँ किस ओर प्रवाहित होती है, इसको अपने मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया है। काला सागर, कैस्पियन सागर आदि आंतरिक जो सागर है उनमें कौन सी नदियाँ गिरती है। तो अभी आपने जस्ट बात की थी कि वोल्गा नदी है ये जाके गिरती है कैस्पियन सागर में। इसके अलावा डैन्यूब, डॉन, निपर, निस्टर इत्यादि नदियाँ हैं, ये भी जाके गिरती है, दक्षिण उत्तर से प्रवाहित होती है और दक्षिण की ओर आती है और ये नदियाँ जो जाके गिरती है वो काला सागर में जाके गिरती है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर जो कि आंतरिक सागर हैं उनमें नदियाँ गिरती है और उनको हम ने रखा है कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली और आंतरिक सागरों में गिरने वाली नदियाँ या अतः प्रवाही नदियाँ। दूसरी अपन बात कर रहे हैं कि भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है। तो स्पेन की एब्रो, फ्रांस की रोन, इटली की पो, ये नदियाँ हैं, ये सारी की सारी नदियाँ भूमध्य सागर में आकर गिरती है। नेक्स्ट है उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर में गिरने वाली नदियाँ, जो कि दक्षिण से प्रवाहित होती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर या अटलांटिक सागर में जाके गिरती है। इसमें भी स्पेन की डोरो, टेगस, ग्वाडियाना इत्यादि नदियां हैं और प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में अपन ने बात पहले ही कर चुके हैं। फ्रांस की सीन नदी है, ये भी महत्वपूर्ण नदी है, ये भी जाके उत्तरी सागर में गिरती है। तो अपन ने सबसे पहले डैन्यूब, राइन और वोल्गा की बात की, इसके बाद में अपन ने बात की कि कौन सी नदियाँ जाकर किधर गिरती है और उसको अपन ने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर दिया था। तो इस प्रकार यह जो सारा है क्रम ये यूरोप की नदियों के बारे में हुआ।